नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो स्मार्टफोन हमारे हाथ में है या जो लैपटॉप टेबल पर रखा है, इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? आज हम उसी कमाल की यात्रा पर चलेंगे। एक ऐसी मशीन से जो पूरे कमरे में आती थी और आज हमारी जेब में समा जाती है। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर का ये दिलचस्प इतिहास। जरा इस पर एक नजर डालिए। एक तरफ है 1945 का कंप्यूटर ENIAC, वजन पूरे 30 टन, और इसे रखने के लिए 20 बाय 40 फीट का एक पूरा कमरा चाहिए होता था। और दूसरी तरफ आज का हमारा स्मार्टफोन, वजन मुश्किल से 200 ग्राम। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन नहीं है, ये तो एक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कमाल हुआ कैसे? तो कमरे से जेब तक के इस सफर का जवाब पता है कहाँ छिपा है? एक बहुत ही सिंपल से आइडिया में। जरूरत, कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हजारों सालों से इंसान हिसाब किताब लगाने यानी कैलकुलेशन करने और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के तेज तरीके ढूंढ रहा है। और ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही बुनियादी जरूरत से, गिनने की जरूरत से। और इसी जरूरत ने जन्म दिया हमारे पहले कैलकुलेटर्स को। डिजिटल क्रांति की जड़ों को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, उस दौर में जब गणित को ऑटोमेट करने की कोशिशें शुरू हुई थीं। ये है एबेकस। देखने में काफी सिंपल लगता है ना? लेकिन सोचिए, 3000 साल से भी पहले ये कैलकुलेशन को ऑटोमेट करने की तरफ पहला बड़ा कदम था। ये आइडिया इतना फंडामेंटल था कि आज भी बच्चों को गिनती सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है साल 1642 में। एक फ्रेंच गणितज्ञ ब्लेज पास्कल एक बहुत बड़ी छलांग लगाते हैं। उन्होंने बनाया पहला मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर। इसमें बस डायल घुमाना होता था और अंदर के गियर्स और पहिए अपने आप सारा हिसाब किताब कर देते थे। ये थी ऑटोमेटिक मैथ की असली शुरुआत। लेकिन सिर्फ हिसाब किताब करना ही काफी नहीं था। अगला बड़ा आइडिया जो गेम चेंजर साबित हुआ वो ये था, क्या कोई ऐसी मशीन बन सकती है जिसे हम अलग अलग काम करने के लिए प्रोग्राम कर सकें? बस यहीं से शुरू होती है डिजिटल युग की असली सुबह। और इस सपने को देखने वाले थे चार्ल्स बैबेज, एक ऐसे विजनरी जो अपने वक्त से करीब करीब 100 साल आगे थे। 1830s के दशक में उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन का डिजाइन तैयार किया। सोचिए, एक ऐसी मशीन जिसे किसी भी तरह की कैलकुलेशन करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता था। अफसोस, वो इसे अपनी जिंदगी में पूरा नहीं बना पाए, लेकिन कई दशकों बाद उनके बेटे ने इसका एक हिस्सा बनाकर यह साबित कर दिया कि बैबेज का आइडिया कितना ब्रिलियंट था। भले ही वो अपनी मशीन पूरी तरह बना नहीं पाए, लेकिन एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का उनका ये आइडिया ही था जिसने मॉडर्न कंप्यूटर की नींव रखी। और इसीलिए आज उन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। साल 1945 में बैबेज के सपने के लगभग 100 साल बाद जन्म हुआ ENIAC का। ये दुनिया का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था। इसे US आर्मी के लिए बनाया गया था और ये तोपखाने की फायरिंग टेबल्स जैसी मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को चुटकियों में हल कर देता था। इसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए बस इतना समझिए, जिस कैलकुलेशन को करने में एक इंसान को 20 घंटे लगते थे, ENIAC उसे सिर्फ 30 सेकंड में कर देता था। ये वाकई में अविश्वसनीय रूप से तेज था और इसने ये साबित कर दिया कि भविष्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग का ही है। ENIAC ने मानो एक दरवाजा खोल दिया और उसके बाद तो जैसे इनोवेशन की बाढ़ सी आ गई। इस तेजी से हुई तरक्की को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे 5 अलग-अलग पीढ़ियों या जेनरेशंस में देखना। हर जेनरेशन को एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप ने डिफाइन किया है। तो हम शुरू करेंगे वैक्यूम ट्यूब के ज़माने से, फिर देखेंगे ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर का दौर, और आखिर में पहुंचेंगे आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। ये कहानी है छोटी, तेज और ज्यादा पावरफुल होने की। तो पहली पीढ़ी थी वैक्यूम ट्यूब्स की। जरा ENIAC जैसे कंप्यूटर्स को इमेजिन कीजिए, इतने बड़े के पूरे कमरे में समाते थे। हजारों कांच के बल्बों से भरे हुए जो खूब गर्मी पैदा करते थे और बिजली इतनी खाते थे जितनी एक छोटे शहर को चलाने के लिए काफी हो। मतलब ये पावरफुल तो थे, लेकिन प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं। फिर 1950 के दशक के बीच में आया ट्रांजिस्टर और इसने सब कुछ बदल के रख दिया। ये वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले बहुत छोटा था, ज्यादा रिलायबल था और गर्मी भी ना के बराबर पैदा करता था। बस अचानक से कंप्यूटर इतने छोटे हो गए कि अब बिजनेसेस और यूनिवर्सिटीज भी उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। अगली बड़ी छलांग थी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC। सोचिए, एक नाखून के बराबर सिलिकॉन चिप पर सैकड़ों ट्रांजिस्टर्स फिट कर दिए गए। इसी वजह से इस तीसरी पीढ़ी को गोल्डन जनरेशन भी कहा जाता है।
कंप्यूटर्स अब और भी छोटे, और भी तेज और पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गए थे। और फिर 1970 के दशक में आया माइक्रो प्रोसेसर, मतलब एक ही चिप पर पूरा का पूरा कंप्यूटर, सीपीयू। इसी ने पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी रेवोल्यूशन को जन्म दिया। पहली बार कंप्यूटिंग की ताकत बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारों के दफ्तरों से निकलकर आम लोगों के घरों और डेस्क पर आ गई। और ये सफर हमें ले आता है आज के दौर में, यानी 5वीं पीढ़ी, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई पर फोकस्ड है। अब हम सिर्फ कीबोर्ड पर टाइप नहीं करते, हम अपने डिवाइसेस से सीधे बात करते हैं। सिरी से रास्ता पूछना हो या कॉर्टाना से कोई गाना प्ले करवाना हो, हम एआई के दौर में जी रहे हैं। ये तो हुई पूरी दुनिया की कहानी, जो अपने आप में कमाल है। लेकिन भारत का अपना कंप्यूटर सफर भी कुछ कम प्रेरणा देने वाला नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे देश की जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने से एक ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग पावर हाउस बन गया। भारत के इस सफर की शुरुआत हुई 1956 में, जब HEC-2M नाम का पहला डिजिटल कंप्यूटर भारत आया। और इसके साथ ही जापान के बाद भारत एशिया का दूसरा देश बन गया जिसने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया। ये एक बहुत ही जरूरी पहला कदम था। और फिर ठीक 10 साल बाद 1966 में भारत ने एक और बड़ी छलांग लगाई। अब सिर्फ इंपोर्ट करने की बजाय भारत ने अपना पहला कंप्यूटर बनाया, ISIGU। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा और गर्व का पल था। इसने साबित किया कि भारत भी टेक्नोलॉजी बना सकता है। और फिर आया साल 1991, जब भारत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जब भारत को सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया गया, तो भारत ने अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बना डाला, परम 8000। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये भारत की तकनीकी आज़ादी और इनोवेशन का एक ऐलान था। इसका नाम भी बिल्कुल सही रखा गया, परम, जिसका संस्कृत में मतलब होता है सुप्रीम यानी सर्वोच्च। और ये सचमुच में सर्वोच्च था, उस समय दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स में से एक। इस इनक्रेडिबल प्रोजेक्ट को लीड किया था डॉक्टर विजय पी भटकर ने, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो बस कुछ ही दशकों में भारत टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने वाले देश से एक ऐसा देश बन गया जो अपने खुद के सुपर कंप्यूटर डिजाइन करता है, बनाता है और एक्सपोर्ट भी करता है। ये वाकई में एक लाजवाब ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अबैकस के उन मोतियों से लेकर आज के एआई के कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स तक, कंप्यूटर की कहानी असल में इंसानी दिमाग और उसकी काबिलियत की कहानी है। इसी ने हमें चांद तक पहुंचाया, बीमारियों के इलाज में मदद की और पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ा। और ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब सवाल ये है, ये टेक्नोलॉजी आगे कौन सी नई दुनिया बनाएगी?